नमस्ते। आज मेरे साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा है और रशीद किदवई साहब हैं। रशीद किदवई साहब ने बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन मूलतः अंग्रेजी में सारी लिखी हैं। ये जो मैं इस किताब से जान रहा हूं कि ये हिंदी में इन्होंने खुद अनुवादित नहीं है, खुद हिंदी में लिखी है। और मैं तो इसको इस तरह से कहूंगा, ये कोरोना काल में लिखी गई, तो कोरोना का इससे बेहतर इस्तेमाल कुछ नहीं हो सकता था। भारत के प्रधानमंत्री, देश दशा और दिशा। ये किताब मेरे हिसाब से बहुत सस्ती है, क्योंकि 299 रुपए की किताब, करीब 300 रुपए की किताब राजकमल प्रकाशन के सार्थक उसमें निकली है। अ, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी, और खास करके नवयुवक, जो मैं हरदम बोलता हूं 25 से 40 साल के, जिनको देश के कौन कौन प्रधानमंत्री हुए, उनके कौन कौन प्रमुख उपलब्धियां थी, उनके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस जो जो हमें ठीक से पता नहीं लगते, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। रशीद साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं शुरू ही थोड़ा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई इसको पढ़ लेगा, या इसके बारे में लोगों को जनरली प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, 15वें प्रधानमंत्री हैं। एक अच्छी बात आपने ये की कि आपने गुलजारी लाल नंदा साहब को भी प्रधानमंत्री की स्टेटस दी, नहीं तो जनरली लोग उनको बाहर कर देते हैं। मेरा पहला, मैं जो शुरू कर रहा हूं, आपने अपने उसमें भी लिखा है आपके, आपने नहीं, किताब की प्रस्तावना में, कि जो देश को सरकार चला, जब देश आजाद हुआ और सरकार चुनी गई, वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे था, ब्रिटेन के, जहां पे सामूहिक जिम्मेदारी की बात थी, कलेक्टिव की बात थी। लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रधानमंत्री इसकी अवहेलना कह लीजिए, या इसको भूल गए, और वो अब पीएमओ ही चलाने लगा है। तो मेरा, रशीद भाई, सबसे पहली जो आपसे ये है कि इसमें सारे प्रधानमंत्री इसके दोषी, कम ऑफ डिग्री ऑफ चेंज हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये जो परंपरा है, ये धीरे धीरे ताकत सारी एक जगह आ जाती है, क्योंकि अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बाकी से मतलब नहीं है। जी, पहली बात तो आनंद जी, आपके माध्यम से मैं आपका और आपके जितने देखने वाले लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आपने एक बड़ी मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि जो आज जो राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर आपने कृपा की है, किस तरह की आप सार्थक चर्चा में मुझे आपने आमंत्रित किया और हम यहाँ बात कर रहे हैं। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हिंदी में क्यों लिखी, क्योंकि मुझे लगा कि इस समय जो देश का राजनीतिक माहौल है, वहाँ पर बहुत तरह-तरह की बातें कही जा रही है और वो तथ्यात्मक नहीं होती हैं, कई बार उससे भ्रम पैदा होता है, कई बार हम अपने ही लोगों को, जो हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री का ज़िक्र करें, तो हम उनको उनकी नियत पे शक करने लगते हैं। नीति पे उँगली उठाना बिल्कुल सबका एक लोकतंत्र में अधिकार है और वो उँगली उठनी भी चाहिए। तो ये मैंने हिंदी में पहला प्रयास इसलिए किया क्योंकि मैं एक बड़े मतलब वर्ग तक, बड़े समूह तक पहुँचना चाहता था। अंग्रेजी की किताबों की नाम ज़रूर मिलता है, लेकिन बड़ी रीडरशिप जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो हिंदी में बहुत व्यापक उसका होता है और मुझे बड़ी खुशी आपसे ये बात कहते हुए हो रही है कि मुझे उसपे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, एक अच्छा फीडबैक मिला। ये तो एक मैंने किताब की बात करी। आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत ही न सिर्फ बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक सोचने पर हमको मजबूर करता है कि देखिए, हमने एक वेस्टमिनिस्टर मॉडल तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ब्रिटेन का, जैसा हम और आप जानते हैं, कि वहाँ एक लिखित वो भी नहीं है, संविधान भी नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें परंपराओं पे चलती है, मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है, प्रोप्राइटी की। हमारे राजनीतिक जो हमारा माहौल है, आज का नहीं, पिछले 3-4 दशक का हम देखें, तो वहाँ मर्यादा जो है वो बड़ी गौण हो गई है। जैसे लालू यादव जी ने एक बार कहा था कि मैंने फुटबॉल ग्राउंड देखा, हॉकी ग्राउंड देखा, पोलो ग्राउंड देखा, ये मॉडल ग्राउंड क्या होता है? त्यागपत्र का मॉडल ग्राउंड की बात होती है। तो इस तरह की बातें जो है वो होती हैं और वहीं से सारी समस्याएँ शुरू होती हैं और वो समस्याएँ चल रही हैं, कि हम हर चीज़ को कानून की दृष्टि से देखते हैं। कानून का मैं महत्व कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून से हट के होती हैं और जहाँ पर मर्यादा की बात आती है, प्रोप्राइटी की बात आती है। तो उस प्रोप्राइटी में ये है कि जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें एक जो आपने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि इसका कोई एक ये नहीं कि हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको तथ्यात्मक बातें पेश करूँगा और इसी तरीके जब भारत का पहला चुनाव हुआ 1951-52 का, ये लोगों की एक मानसिकता दर्शाती है। तो जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से हम जानते हैं चुनाव लड़े। उस चुनाव में स्लोगन क्या था? और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो स्लोगन ये था कि अ वोट फॉर नेहरू इज़ अ वोट फॉर कांग्रेस। मतलब अगर आप नेहरू जी को वोट देंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, नॉट द अदर वे राउंड। तो ये एक हमारे देश का एक एक फीचर है।
वो गलत है, अनुचित है, लेकिन वो है, वही एक चलता चला आया। वो नेहरू जी की क्योंकि व्यक्तित्व बड़ा था और उस समय उनके साथ में जो लोग थे, न सिर्फ मतलब सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवाई, डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े लोग थे, तो वो वहाँ पर वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक उसका एक सिस्टम चला। लेकिन इंदिरा गांधी के भी कई दौर आए और उस समय ये जो आप कह रहे हैं व्यक्तिवाद या एक व्यक्ति की पूजा होने लगे, ये सिस्टम शुरू हुआ और पीएमओ का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और वो चलता आया। तो उस मामले में जो गठबंधन की सरकारें हुई आनंद जी, वो अच्छे ढंग से चली। मतलब ये जो लोकतंत्र के मापदंड जी। पे थोड़ा अटपटा सुनने में लगेगा, लेकिन उनका वो ज़्यादा लोकतांत्रिक सरकारें थी, बजाय इसके कि जो मजबूत एक पार्टी की जो सरकार आई, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वहाँ एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द जो है पूरी राजनीति, सत्ता, ब्यूरोक्रेसी सब चीज़ें जो उसके इर्द-गिर्द घूमती रही। जी। रशीद भाई साहब, एक और चीज आपने, जब आप नेहरू को के बारे में लिख रहे थे तो आपने नेहरू के सेक्युलरिज्म की व्याख्या की है और आपने कहा कि नेहरू धर्म को राजनीति से अलग जो रखना है, इसको सेक्युलरिज्म कहते थे। हम लोग जो आज मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि सर्वधर्म सम्मान, सारे धर्म बराबर है, सबका सम्मान, वो सेक्युलरिज्म हम लोग मानते हैं। और हमारे जो एक बीजेपी पार्टी वो मानती है कि नहीं, अपीजमेंट की पॉलिसी इज सेक्युलरिज्म। तो ये तीनों को जरा एक बार अगर आप थोड़ी बारीकी से समझा पाएंगे मेरे दर्शकों को कि तीनों सेक्युलरिज्म की अलग अलग व्याख्या हो गई है। जी, अरे जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी और उनका कद बहुत बड़ा था, स्वतंत्रता संग्राम में वो जुड़े थे, तो लोगों ने उनकी बात को माना। एक बहुत ही हम जानते हैं कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जिसमें देश का विभाजन हुआ, उसके बावजूद लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का जो सेक्युलरिज़्म के जो आदर्श थे, उसको मान्यता थी, उसको माना और एक उसका एक प्रयोग हुआ। लेकिन धीरे-धीरे वो धर्म और आस्था वाला मामला जुड़ गया। और उसका जो हम जब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो सेक्युलरिज्म के मूल रूप से 2 कॉन्सेप्ट थे। एक जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नेगेशन ऑफ रिलिजन, धर्म बिल्कुल अलग है, निजी बात है, वो करें, उसका स्टेट में कोई वो नहीं होता। उन्होंने उसका चर्चा की और जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो बहुत ही काबिल और लायक आदमी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने भी उस बात को माना। जब वो वहाँ के ऊपर सोमनाथ ट्रस्ट बनाने की बात हुई, सोमनाथ मंदिर का पूरा एक रिनोवेशन की बात हुई, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको सलाह दी एज़ प्रधानमंत्री होने के नाते कि आप इसका प्राइवेट ट्रस्ट बनाइए और प्राइवेट ट्रस्ट के ज़रिए आपको जो काम करना है करिए, पब्लिक डोनेशन लीजिए और वो सब काम हुआ भी उस समय। तो उस बात को ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत बाबू राजेंद्र प्रसाद बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हों या विद्रोह करने लगे हों, वो बात हुई। दूसरा एक गांधीयन कॉन्सेप्ट था, जो कभी प्रैक्टिस नहीं हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि धर्म के बिना तो मतलब वो अगर जो राजनीति है वो एक तरीके का अधर्म है। और लेकिन गांधी जी के जो यार्डस्टिक थे, जो उनके मापदंड थे, वो बहुत बड़े थे और उस मापदंड को हम, आप और बहुत से लोग जो हमारे इस समय देश के लोग हैं या पहले भी, उसका अनुसरण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये कहते थे कि मतलब कभी-कभी अपने धर्म को पीछे रख के दूसरे धर्म की बात को वो मान्यता देते थे, उसको बहुत अहमियत देते थे। उसके अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं गांधी जी की ज़िंदगी से। तो वो उसका अनुसरण हुआ नहीं। उसके साथ-साथ क्या हुआ कि पहले जो सरकारें आई या जो राजनेता आए, उन्होंने आटे में नमक मिलाया। अब नमक में आटा मिलाया जा रहा है। तो आप आपत्ति ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसके दोषी सभी हैं। सभी ने कुछ ना कुछ एक उसको कोशिश करने की कोशिश की और जो तुष्टीकरण वाली बात है, वो बहुत ही ज़्यादा एक जिसे हम कहते हैं जुमले वाली बात है। क्योंकि देखिए, तुष्टीकरण से क्या मुराद होती है? अगर किसी समाज के किसी समुदाय का उपराष्ट्रपति बन गया या राष्ट्रपति बन गया, तो क्या उस समुदाय का कल्याण हो गया? इसका जवाब बिल्कुल ना में होगा। अगर 2-4 सर्वोच्च पद भी मिल गया, जैसे आज की भी स्थिति है, इससे पहले भी कहा गया, इससे पहले भी जो हमारे राष्ट्रपति आए, तो एक 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 उनको एक तरीके का एक वर्ग विशेष से जोड़ के उनको उनका प्रतिनिधित्व करने की बात की गई। लेकिन हमें पता है ज़मीनी स्थिति पे कि उस समाज का कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ और वही बात फ़खरुद्दीन अली अहमद और ज़ाकिर हुसैन के बारे में कही जा सकती है। तो ये तमाम बातें रही, तो तुष्टीकरण मामला मामला भी बहुत ही उसमें घाल-मेल है, हल्की बात है। लेकिन क्योंकि एक हमारे देश की और समाज में बहुत जगह के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग हम एक-दूसरे के बारे में बुरी बातें सोचते हैं और उसपे यकीन भी करते हैं। तो उसके चक्कर में ये सारी की सारी राजनीति जो मैंने लिखा है फल-फूल रही है। जी। मैं एक और चीज कहूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज अच्छी लगी इसमें एक और लगी कि आपने जब मुख्य उपलब्धियां लिख रहे हैं और उसको आप अलग से हाईलाइट करते गए, छोटे मतलब पॉइंटर्स के रूप में भी, कि जैसे बहुत से लोग पूरा पढ़ना नहीं चाहते तो उनको वो पॉइंटर मिल जाएगा।
खास करके मैं 3 लोगों का, जैसे चरण सिंह जी के लिए बहुत छोटा उनका कार्यकाल था, लेकिन उसका भी आपने लिखा कि कैसे उनके जो 1968 का लैंड सीलिंग एक्ट था उसको कैसे लाए और उसको किए, लेखपाल वाली बात की आपने। देवेगौड़ा जी के लिए बताया कि कैसे बांग्लादेश के साथ उन्होंने वाटर ट्रीटी हमारी साइन की, गुजराल साहब के लिए सीटीबीटी नहीं साइन किया। ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है ये आप ने जब रिसर्च की तब आपको ये लगा कि नहीं ये चीजें जरूर आनी चाहिए, देश को पता होना चाहिए। जी देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम राजनीति की जो बातें हैं उनको समझें। हम सिर्फ़ एक विचारधारा पे या जो एक हमारी सोच है उसके प्रभाव में नहीं बह जाना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी राष्ट्रपति को, किसी प्रधानमंत्री को हमारे देश में कम समय मिला, किसी को बहुत ज़्यादा समय मिला। लेकिन उनकी, वही मैं कह रहा हूँ, उनकी नीयत सबकी अच्छी थी, वो देश के लिए करना चाहते थे, उनके देश के प्रति पूरा एक समर्पण की भावना थी और बहुत कुछ करना चाहते थे। कुछ लोग बहुत कुछ कर सके, कुछ लोग कम कर सके, लेकिन जिसको जो समय मिला उसने मतलब अपने हाथ दिखाए, कोशिश करी, प्रयास किया। और उस प्रयास में, वही मैं कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि अरे ये चंद्रशेखर जी का, या चरण सिंह का, या देवेगौड़ा, गुजराल, इन लोगों का तो ये कम समय के लिए राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे तो इनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, उनका भी योगदान है, क्योंकि वो भी कुछ करना चाहते थे। और चरण सिंह जैसे आदमी जो हमारे, न सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश के थे, बल्कि उनको, किसानों का, मुझे लगता है कि अगर चरण सिंह को थोड़ा और समय मिलता तो आज देश में जो कृषि की हाल है, या जो हमारे किसान भाइयों का हाल है, उसको मैं राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहूंगा, वैसे ही कि उसको एक प्रॉफिटेबल, जैसे इंडस्ट्री में हमारे देश में बहुत फायदा हुआ। 1947 में कितनी इंडस्ट्री थी, आज कितनी है। कृषि में हमें उस तरह का फायदा नहीं हुआ, मतलब कमर्शियल फायदा जो होता है वो एक व्यवसाय के रूप में बहुत अच्छा या लुक्रेटिव नहीं है, हम सब जानते हैं। चरण सिंह को अगर मौका मिलता तो उस दिशा में बहुत कुछ प्रगति होती। जी, मैं एक चीज और आपने, मैं इसलिए मैं वो बातें कर रहा हूं कि जो नई चीज आप लाए, जैसे भारत रत्न के बारे में हरदम कहा जाता है कि इंदिरा जी ने अपने को दे दिया, नेहरू जी ने अपने को दे दिया, ये बहुत चर्चित होता है। उसको आपने बहुत स्पष्ट रूप से किया है, कैसे राजेंद्र प्रसाद जी का वो आपने वो कोट किया है पेज 42 पे कि ये राजेंद्र प्रसाद जी की पहल पे उन्होंने भारत रत्न दिलाया। इंदिरा गांधी के लिए वीवी गिरी की वो पहल थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पहली बार पता लगी कि नेहरू जी का वो जो साइटेशन था, प्रशस्ति पत्र, वो पढ़ा नहीं गया, मतलब नेहरू जी ने मना किया होगा। ये भी एक अच्छा मुझे लगा कि इसको भी देश को समझना चाहिए। जी, वो बड़ा दिलचस्प वाकया था। जवाहरलाल नेहरू थे नहीं उस वक़्त, देश से बाहर गए हुए थे, और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिखा कि मैं पहली बार असंवैधानिक काम कर रहा हूँ। क्योंकि संविधान में ये है कि जो भी राष्ट्रपति करता है वो प्रधानमंत्री के सलाह-मशवरे से करता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और 1953 में भारत रत्न देने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो अगले साल ही उन्होंने नेहरू को दिया। और उसका भी ये था कि जो आपने वर्णन किया कि उसका साइटेशन नहीं पढ़ा गया, क्योंकि नेहरू की उपलब्धियां इतनी ज्यादा थी कि उसमें क्या रखें क्या ना रखें। अभी जैसे किसी का साइटेशन होता है तो एक एक पेज का होता है, उसमें उसकी उपलब्धियां बताई जाती। अब जवाहरलाल नेहरू की इतनी उपलब्धियां थी कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले की भी, तो वो अगर सबका उसमें लेखा जोखा करता तो एक बड़ा एक दस्तावेज हो जाता। तो इसलिए उस समय भी लोगों ने सोचा कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का, जैसे वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे शाहरुख खान की फिल्मों में होता है ना कि नाम ही काफी है, तो हाँ वो जी, उनका जवाहरलाल नेहरू का उस समय राजनीतिक रूप से नाम ही काफी था। जी, जी। नहीं, और एक और इंटरेस्टिंग आपने जो लिखा है, क्योंकि वो मैं वो चीजों को थोड़ा दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं जो अ, ऐसा कहा जाता है सरदार पटेल नेहरू में बहुत था और उनको बनने नहीं दिया था। वो आपने उस पत्र का हवाला किया दिया है जब नेहरू को एज औपचारिकता के रूप में उनको इनवाइट करना था कि आप हमारा मंत्रिमंडल ज्वाइन करें, और उसका जो रिप्लाई है सरदार पटेल का, जब वो लिखते हैं कि आप मेरी निष्ठा और समर्पण में कभी कोई कमी नहीं पाएंगे, पटेल लिख रहे हैं नेहरू को, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भी चीज आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि ये भी एक ऐसा वाक्य है जो लोगों को जल्दी पता नहीं है। ये देखिए, हमारे जो हम सब कहते हैं कि हमसे पीछे जो उससे पीछे की जो पीढ़ी थी वो बड़ी महान थी, बड़े बड़े लोग थे। तो बड़े लोग क्यों थे? वो बड़े लोग इसलिए भी थे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी, ताकि आने वाली नस्लों को, हमको, आपको, और जो हमारे बच्चे हैं और उनके जो बच्चे, उन सबको उस चीज का तथ्यात्मक रूप से पता चले। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी में बड़ा लंबा संवाद है। लोग सब मानते हैं कि अरे नेहरू जी तो महात्मा गांधी के चेले थे, या महात्मा गांधी को जो थे
जवाहरलाल नेहरू बहुत मानते जरूर थे, लेकिन उनमें आपस में बड़े मतलब विवाद भी थे, और इन विवादों का कुछ थोड़ा बहुत मैंने इसमें उल्लेख किया। उसी तरीके से सरदार पटेल और नेहरू, ये बात सही है कि सरदार पटेल और नेहरू की थोड़ी सी राजनीतिक सोच में 19-20 का फर्क था, लेकिन देश के प्रति या देश का जो विभाजन के हालात पे, या जो पाकिस्तान था, या उस जमाने की जो जिनको उग्र जमात कही जाती थी, उन लोग के प्रति उनका कोई रवैये में कोई अलग नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो देखिए, वो मौलाना आजाद ने भी लिखा है, राजा जी ने भी लिखा है, बहुत से लोगों ने, कि वो सब उस समय के लोग उनको थोड़ा सा मतलब स्पेशल मानते थे, कि जितने भी राजनेता थे स्वतंत्रता संग्राम में, एक से बढ़कर एक नेता था, और सबकी अब एक अपना बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत त्याग और समर्पण किया। लेकिन उस भूमिका में वो सब अपने आप को 19 मानते थे, उनका बड़प्पन था, और नेहरू को 20 मानते थे। तो इसीलिए उस समय जो 1946 में पहली बार इंटरिम सरकार बनी, और उसके बाद आजादी के बाद भी, तो उसमें कोई भ्रम या कोई ये नहीं था कि ये उस तरह की बात नहीं थी कि जो जैसे चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय हुआ, या अभी जैसे मुलायम सिंह का निधन हुआ, तो लोग याद करते हैं कि 96 में जब देवेगौड़ा बने, तो मुलायम सिंह भी उम्मीदवार थे, उन्हें काफी इस बात का रोष रहा, तकलीफ रही कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, या जब गुजराल साहब भी बने तब भी मुलायम सिंह रह गए। तो ये उस तरह का सरदार पटेल को कभी कोई मलाल इस बात का नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि भावनाएं क्या हैं, गांधी जी क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, तमाम चीजें हैं। और मुझे लगता है कि सरदार पटेल के श्रेय के पूरा श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने नेहरू को अपना नेता माना, और उनकी बहुत सारी पॉलिसीज में उन्होंने उनका योगदान था। और वो देखिए, वो नेहरू जी को ओवर रूल भी करते थे कई मामले में, सिर्फ कश्मीर के मामले नहीं, बहुत से मामलों का इतना समय नहीं है कि आपकी इसमें सब चीजों को उल्लेख करूं, वो करते थे, नेहरू भी उनको मानते थे। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि उनको लेकर के कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, वर्ल्ड व्यू सबका अलग होता है, मेरा और आपका भी अलग हो सकता है, हमारी राजनीतिक सोच, एक ही राजनीतिक दल में रहते हुए लोगों का 19-20 होता है। खड़गे की कुछ सोच है, शशि थरूर की कोई सोच है, जी तमाम जी जगह आप देखें, भाजपा में देखें, कोई भी राजनीतिक दल देखें, 19-20 सब जगह होता है, और ये होना भी चाहिए। जी। मैं एक चीज और कहूंगा कि शास्त्री जी का जब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा निधि की स्थापना की, जब 65 की वॉर होती है, उसमें दो चीजें, मैं एक प्रश्न है और एक मेरा स्टेटमेंट है लोगों के लिए। जनरली लोगों को रहता है कि निजाम बहुत कंजूस थे और कहां कहां से चोरी भी कर लेते थे, इत्यादि इत्यादि, एक जनरल उनकी इमेज है। और आपने इसमें कहा कि जब देश के ऊपर कोई बात आई तो उन्होंने 5 टन सोना उस राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में दिया था हैदराबाद के निजाम ने। ये तो एक दर्शकों की सूचना के लिए, लेकिन मैं आपसे, अगर आपको क्या जानकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा निधि जब बनाई तो क्या उसका ऑडिट पब्लिक डोमेन में होता था कि ये कहां से आया, किसको गया? क्योंकि अब तो एक नया कल्चर चला है ना, कि ये बताया नहीं जाता है कि अब ये कहां से आया, किसको गया। उस समय क्या बताया जाता था? जी, जी, वो अगर आप जाएँ और उसकी अगर इसकी जाँच भी करना चाहें, तो तमाम जो तथ्य और जो डिटेल्स हैं, वो आज भी मौजूद हैं, और वो उसको आप खुद मतलब देख सकते हैं, और अपनी तसल्ली कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें, ये सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने कहा, किताब लिखने का प्रयास मेरा यही था कि तमाम चीज़, देखिए, निज़ाम हैदराबाद में बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, और थी भी, और हर इंसान में, मैं तो कहता हूँ, हम सब देखते हैं, आज हम अपनी चारों तरफ जितने राजनेता, तमाम राजनीतिक दल के देखें, उनमें बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं और बहुत सी कमियाँ होती हैं। तो यही मापदंड जो है, वो पहले का भी होता था कि इंसान कभी भी मतलब उस तरीके का कि बहुत अच्छा या बहुत खराब अमूमन नहीं रहा है। वो हर इंसान की ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है, उतार-चढ़ाव रहता है। अब वो लाल कृष्ण आडवाणी ने वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कह दिया, तो वो बड़ा एक बवाल उस समय हो गया था। लेकिन जो बात कही, वो मैंने भी हर चीज़ का जो अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि जितने भी हमारे देश के नेता रहे हैं, उन सब में ये एक चीज़ रही है कि उनके, आप कह सकते हैं कि उनके बहुत अच्छे पहलू थे, और कुछ उनके कमज़ोर पहलू थे, या उस जी समय इंसान गलती क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए क्योंकि असल में हम लोग का एरर ऑफ जजमेंट होता है, तो एरर ऑफ जजमेंट हुआ। जी। एक वाकया मैं और शेयर करना चाहूंगा अपने दर्शकों को। जब आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, तब आपने एक वाकया बताया, जब इंदिरा गांधी जी ने गौरक्षा मामलों के लिए एक समिति बनाई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को रखा, उनको चेयरमैनशिप दी, और ना केवल ये किया, गोलवलकर साहब को भी उस कमेटी के मेंबर थे। हालांकि बाद में वो कमेटी कई साल बाद कुछ ऐसा नहीं की, लेकिन इंदिरा गांधी की तरफ से एक ये प्रयास हुआ था, जो मेरे लिए भी एक नई सूचना थी।
जी, देखिए वही गौ रक्षा का मामला जो है वो जैसे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो ब्रह्मचारी लड़े थे, उन्होंने गौ रक्षा का विषय उठाया था। उसके बाद जो 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उस समय भी बड़ा उसको गौ रक्षा को लेके पूरा आंदोलन हुआ। एक दिन मेरे पास व्हाट्सएप आया कि हज़ारों साधु मारे गए, तो मुझे बड़ा मतलब तकलीफ भी हुआ क्योंकि तथ्यात्मक बात ये थी कि 9 साधुओं की मृत्यु हुई थी कि मतलब 9 भी बहुत है, लेकिन हज़ारों और 9 में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल जाती है और इंदिरा गांधी ने उसके बाद एक कमीशन बनाया। अच्छा देखिए कमीशन बना तो ये कमीशन आज अगर कोई कमीशन बनाए या मान लीजिए आप कल्पना करें कि मनमोहन सिंह की सरकार है और उसमें आरएसएस का सरसंचालक उस कमीशन का सदस्य बने। तो ये बड़प्पन दोनों तरफ से दर्शाता है। इंदिरा जी का कि इंदिरा जी ने अपने खुले हृदय से कि ठीक है गौ रक्षा को लेके अगर किसी को बहुत ज़्यादा वो है वो उसके बारे में काम करना चाहता है, तो कमीशन में आके विधिवत रूप से काम करे। और दूसरा कि आरएसएस सरसंचालक गुरुजी गोलवालकर उसमें विधिवत रूप से अपना उन्होंने कंसेंट दे करके अपनी मर्ज़ी से, स्वेच्छा से उसमें शामिल हुए। तो ये दोनों बातें दिखाती हैं वो बातें जिसका आज हम अगर देखें तो राजनीति में हमें उसका बड़ा अभाव नज़र आता है। आज तो देखिए कितनी सारी मैं बातें बता सकता हूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, जिसमें लोग तरह-तरह के हर समुदाय के, हर राजनीतिक दल के लोग हैं, उसकी मीटिंग ही नहीं बुलाई जाती। देश में जब तनाव का माहौल होता है, तो उसमें कमेटी बुलानी चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल उसका काम ही यही है, लेकिन वो कमेटी नहीं बुलाई जाती क्योंकि उसमें आपको विपक्ष के नेताओं को बुलाना पड़ेगा, एक संवाद करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो आज हमें सुनने और कहने, सहनशीलता इन सब की बड़ी कमी आ गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भी इस किताब में बहुत सारी बातें हैं। चंद्रशेखर जी का भी मैंने ज़िक्र किया है और चंद्रशेखर जी का जो था वो बड़े एक तरीके के दबंग थे। एक उस ज़माने में एक पंजाब के एक नेता थे और वो हमेशा जो था बड़ी भारी कृपान अपने साथ लेकर के चलते थे। और जब वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने गए, तो वही कृपान लेकर के उन्होंने कहा कि मैं चंद्रशेखर से मिलूँगा और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो थे उन्होंने उसका कहा कि आइए, कृपान के साथ आइए। तो वो जब पहुँचे, तो वो नेता अभी फिर वो सांसद बन गए हैं, तो उन्होंने फिर वो कृपान निकाल के वहाँ उनके सामने रख दी और चंद्रशेखर को ये आभास हुआ कि ये शायद ऐसा कर रहे हैं कि मैं उससे कुछ डरूँ या दब जाऊँ। तो चंद्रशेखर ने कहा कि ये जो कृपान रखी है इसको रख लो, हमारे पास भी बहुत सारी तलवारें हैं, हमारे घर में पुश्तैनी मकान में आओ, हमने बड़ी-बड़ी तलवारें देखी है इन सब से। तो फिर एक वो सहज उसमें वार्तालाप हुआ। जैसे मैं अभी चंद्रशेखर जी की बात कर रहा था, चंद्रशेखर जी ने भी बड़ी कोशिश करी, वो तो खैर अब सब अदालत का फैसला आ गया और मामला सकुशल खत्म हो गया। लेकिन जो ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद था, इसपे भी चंद्रशेखर ने बहुत पहल की थी, दोनों पक्षों को बुला लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि राजीव गांधी जो उस समय विपक्ष में थे, थोड़ा-सा उसको लेकर के राजनीतिक रूप से विचलित हो गए थे क्योंकि अगर उस समस्या का एक दोनों पक्षों को लेकर के एक अच्छा एक रास्ता निकल जाता, समाधान निकल जाता, तो राजीव गांधी को उनके राजनीतिक सलाहकारों ने कहा कि आपको मुश्किल हो जाएगी। जी, जी। मैं एक एक आपने क्योंकि वो मैं भी मानता हूं आपने उसमें एक चीज कही इंदिरा गांधी के बारे में आपने कहा है कि एक टर्म यूज किया जो मुझे ठीक लगा आपने इमरजेंसी को ऐतिहासिक कलंक कह के लिखा है विच इज मुझे लगता है इससे अप्रोप्रिएट कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि उस अच्छे करियर पे एक ही चीज लगती है जो एक जैसे कहीं दाग लगाओ वो इमरजेंसी थी तो वो मुझे लगता है कि वो अप्रोप्रिएट था आपको आप जब लिख रहे थे तो आपको भी लगा होगा कि ये ईमानदारी से इसको इमरजेंसी को तो ऐतिहासिक कलंक कहना ही ठीक है जी, जी, देखिए मुझे लगता है कि हम लोग जो थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता में हैं, जनता से हमारा एक आम आदमी से एक संवाद होता है, तो हमारा एक नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि हम तथ्यों को तथ्यों के रूप में पेश करें। ये नहीं कि फलाना व्यक्ति या वो हमें पसंद है या हमारे राजनीतिक दल पसंद है या उसके लेकर के हम उससे समझौता करें और जो चीज़ जो तथ्यात्मक बातें नहीं है उसको हम पेश करें, तोड़-मोड़ के पेश करें। इमरजेंसी का जो अध्याय जो है वो एक काला इतिहास है। इंदिरा गांधी के खुद देखिए इंदिरा गांधी का बड़प्पन क्या था? इंदिरा गांधी का बड़प्पन ये था कि उन्हें समझ में आ गया कि हमारी वो गलती है। ठीक है, उसको 18-19 महीने लग गए और उस 19 महीने में लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, विपक्ष के दलों को, प्रेस को, सबको। लेकिन ये कम से कम इस गलती का एतराफ़ उस समय देखिए उनके लोग ऐसे थे वो कहते थे कि आप पूरे जीवन काल के लिए आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए। देश के कई अफ्रीका के ऐसे देश थे जहाँ पर इस तरह की बातें हुई भी।
या मिडिल ईस्ट में भी हम बात करें कि वो लोग जो थे वो पूरी ज़िंदगी उन्हें लगा कि वो अपने आप को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया था या सत्ता में जुड़े रहते थे, और उन सब का, चाहे वो कद्दाफी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे बहुत से लोग हों, उन सबका उस तरीके का पतन भी हुआ और बड़े बुरे हाल में हुआ। वो तो एक अलग बात है। मुझे लगता है इंदिरा जी का जो ये एहसास था, वो बड़ा लोकतांत्रिक था कि उनसे कोई गलती हुई है और उस गलती को उन्होंने मान के जनता के बीच में गई, बहुत बुरे तरीके से हारी और उसके बाद फिर उनकी वापसी भी हुई। तो ये अदा जनता को पसंद आई। मुझे लगता है जी लोकतंत्र में हार-जीत चलती रहती है, लेकिन हमें अपने जो राजनेता हैं, वो अपने काम का, अच्छी बात है तो सब ताली बजाएँगे, लेकिन जो कोई गलती होती है, उसको मान लेना, पैर खींच लेना, वो भी उस नेता का बड़ापन दिखाता है। जी रशीद साहब, एक चीज और, क्योंकि एक अच्छा आपने उसमें लिखा, मुझे मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी दिया मतलब वो तो हिंदुस्तान की सरकार की, अपनी सरकार की, पाकिस्तान ने उनको निशाने पाकिस्तान दिया जो उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मैं एक और चीज पैरेलल ड्रॉ इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि मोरारजी देसाई की कोई विदेश नीति को मुझे ऐसी नहीं कहीं अभी तक दिखी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान उनको दे, लेकिन हाल के दिनों में यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे मोदी जी को दिए हैं। ये दोनों, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने क्या व्यापारिक कारणों से दिए या उनको लगा कि जेन्युइनली यहां कुछ ऐसा हो रहा है। ये दोनों में जरा मैं पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं तो एक ये बता दूं कि ये जो सर्वोच्च मतलब ये जो नागरिक या निशाने जो पाकिस्तान। सम्मान दिया जाता है, निशाने पाकिस्तान या जो भी जो सरकारें देती है, वो एक तो एक राजनीतिक वो होती है, पोस्चरिंग होती है, राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है, कूटनीति का भी उसमें रोल होता है। और आज जो हम जो इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा, एक विश्व का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का स्तंभ बन गया है, तो ये तमाम चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और जो लेकिन उस समय मैं जो मोरारजी की बात करूँगा, तो मोरारजी का, और मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी, और दिलचस्प बात ये है कि मोरारजी की सरकार में ही अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो विदेश मंत्री थे और पाकिस्तान से उन्होंने संबंध बनाए। और फिर उसके बाद जब वो फिर पाकिस्तान गए थे, जब निशाने पाकिस्तान गए थे, वह वाजपेयी जी ने जो स्पीच जो दी थी, वो मुझे लगता है कि वो मोरारजी देसाई की बात को भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पड़ोसी हैं। अब हम हमारे पड़ोसी कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, बहुत खराब है, लेकिन हमें उनसे कुछ तालमेल बिठाना पड़ता है। चलिए, हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज़ का झगड़ा चिक-चिक ना हो। तो एक संवाद एक चाहिए होता है किसी भी तरीके से, अच्छे संबंध है, रोज़ आना-जाना है हमारे पड़ोसी से, बहुत अच्छा है, हफ्ते में मिलते हैं, वो भी अच्छा है, महीने में 1 बार मिलते हैं, होली, दिवाली, ईद में मिलते हैं, वो भी सही है, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो लेकिन अगर रोज़ एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएँ और पुलिस आए और जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है उसका दखल हो, तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो ये व्यावहारिक अप्रोच थी मोरारजी देसाई की, जो उन्होंने पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर किए, क्रिकेट के मैचेज़ हुए, पहली बार भारत की टीम पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने गई, तमाम चीज़ें हुई, तो पाकिस्तान ने उसको समझ के, उन्हें लगा कि देसाई साहब एक ऐसे आदमी हैं जो इसका दोस्ती की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार ज़्यादा नहीं चली, लेकिन अटल जी ने अपनी तमाम ज़िंदगी में, राजनीतिक ज़िंदगी में, जब वो फिर प्रधानमंत्री बने, उन्हें पाकिस्तान से कई बार उन्होंने धोखा भी खाया, लेकिन उन्होंने हमेशा दरवाज़े खुले रखे। जहाँ तक सऊदी जी अरब और यूएई का सवाल है, मुझे लगता है कि वो एक तो क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो वो हमारे देश में जो एक लोकतंत्र का जो एक वर्डिक्ट आता है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल को 36% वोट मिले, 38% वोट मिले, लेकिन वो उसको समझते हैं कि 100% उसका वहाँ के ऊपर उसका दबदबा है। तो उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। दूसरी बात, उनकी अपनी कूटनीति होती है, अपना उनको एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन होता है, और ये इसमें कोई मुझे बुराई नहीं नज़र आती, क्योंकि कई बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस तरह की बात, जहाँ हम लोग गलती से पूरे देश के या विश्व को एक हिंदू, मुसलमान और धर्म के हिसाब से देखते हैं, तो वहाँ उसकी ये सब चीज़ें काट करती हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आप मेरी पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी जी को इस तरह के जो सर्वोच्च वहाँ से जो उनको रिकॉग्निशन मिली है, वो स्वागत योग्य है और हर भारतीय को उसमें खुश होना चाहिए। जी। मैं रशीद साहब, एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे, इसलिए वीपी सिंह साहब को सब लोग याद करते हैं, डाकू उन्मूलन, फिर याद करते हैं बोफोर्स का भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़े थे, मंडल के लिए करते हैं, तमाम है। आपने एक बहुत वैसी बात कही है जिसको जनरली वो आती नहीं है विमर्श में। वीपी सिंह ने एक हिम्मत की थी कि एक मुस्लिम को इस देश का गृह मंत्री बनाया, और मुस्लिम ही नहीं, वो कश्मीर का मुसलमान था जिसको इस देश का गृह मंत्री बनाने की उन्होंने हिम्मत की थी।
ये भी एक मुझे लगता है कि वीपी सिंह का बहुत से पक्ष हो सकता है हम लोगों को पसंद ना हो, कुछ पसंद हो, लेकिन ये पक्ष संभव ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है। जी, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वही यहाँ पर बात आती है कि हर प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से प्रयोग करे जिससे देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो। और उसी कड़ी में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये अध्याय जो है इसको हाइलाइट किया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को जो बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने, उनको देश का गृह मंत्री बनाया था, एक संदेश भेजा था, एक कोशिश की थी। वो वीपी सिंह की सरकार ज़्यादा नहीं चली, फिर कश्मीर में, और कश्मीर का जो आतंकवाद है, उसकी देखिए उसकी कमान कहाँ है? हमारे दुश्मन देश में, पड़ोस के देश में है। तो उसमें वहाँ जो उठा-पटक हुई, वो वहाँ को वो देखिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर में सामान्य हालात हों। तो इस वजह से वहाँ कश्मीर में और ज़्यादा जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बाद में बेटी को भी अगवा कर लिया गया और उसको बड़ी मुश्किल से वो समस्या सॉल्व हुई थी। तो तमाम जो थे प्रश्न उठे थे। लेकिन वो प्रयोग मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक था और वैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक हम सब कहते हैं कि कश्मीर को मेन धारा में लाना चाहिए। तो राष्ट्रीय धारा में लाने का एक बड़ा सकारात्मक तरीका था। और अगर ऐसे ही होता रहे, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो संघ के बड़े नेता थे, राम माधव जी, और राम माधव जी ये बात कह रहे थे कि भाजपा ने जो तालमेल किया था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद से किया था, और उनको उम्मीद थी, जो कश्मीर में सरकार बनी थी भाजपा और पीडीपी की, तो उसका सूत्रधार जो थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, और राम माधव जी उस समय संगठन के वहाँ इंचार्ज थे। तो वो एक नई पहल करना चाहते थे। हुआ ये कि 16 महीने के बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद गुजर गए, नहीं तो कश्मीर की स्थिति आज जो है वो नहीं होती। हो सकता है उसमें बहुत व्यापक सुधार रहता। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसमें 15 प्रधानमंत्रियों के बारे में जो है, हर एक प्रधानमंत्री पे आप घंटों बात कर सकते हैं, मैं सबको कवर नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो चीजें मुझे कहीं लगी थी कि मैं एक बार रशीद साहब से पूछ लूं, समय का भी एक वो है, आगे कभी मौका हुआ तो जो हमारे बाकी प्रधानमंत्री हैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ चर्चा जरूर करेंगे। रशीद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आनंद जी। और मैं बस अब आपके माध्यम से दर्शकों से एक बात कहूंगा, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो किताब में लिखा है वो उससे हर चीज से आप इत्तेफाक करें, आप उसको उसका समर्थन करें, लेकिन किताब को जरूर उलट पलट के देखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसका आनंद जी ने जिक्र किया। हो सकता है उसमें आपकी सोच में, आपकी राजनीतिक विवेक में उसमें मदद करे, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये मैं कहता हूँ कि ये जो भक्ति का जो एक दूसरा वो चल रहा है, एक पूरा फेज, क्योंकि देखिए राजनीति में विवेक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप जिसको भी वोट दें लोकतंत्र में, सोच समझ के वोट दें। इससे कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पक्ष को दें, उस पक्ष को दें। ये आपका अपना एक एक अपना विवेक है और आपका हक है, आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। लेकिन हमें अपने देश के, अपने जो पहले जो आज आज़ादी के बाद का जो भारत है उसमें क्या-क्या हुआ, उसका थोड़ा-सा हमें अगर एहसास हो, तो हमें लगता है कि हम अपना राजनीतिक फैसले जो है बेहतर कर सकेंगे। हाँ, और मैं दर्शकों को एक चीज और शेयर कर लूं रशीद साहब, और आपसे भी शेयर कर लूं, ईमानदारी ये है कि मैं आपने इसमें शायद अपना कोई साइड नहीं लिया, आपने फैक्चुअल ज्यादा लिखा है, रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव लेफ्ट, आपने पाठक के ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपना आप मुफ्ती मोहम्मद सईद को मैंने पढ़ा तो मैंने उसको एक दूसरे ढंग से इंटरप्रेट किया, मैंने उसको कश्मीर से भी जोड़ा, मैंने उसको, हो सकता है कोई दूसरा करे उसको ये जोड़े कि उन्होंने ने जगमोहन को वहां अपॉइंट भी किया था, मतलब उनकी सरकार ने अपॉइंट भी किया था, तो वो अपने अपने इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन आपने फैक्चुअल रखने की काफी कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया।